आइए बच्चों, अब बात करते हैं अबाउट एक्टिविटी रेशियोज की, जिनको हम टर्नओवर रेशियोज और परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहा करते हैं। ये सारे के सारे रेशियोज टाइम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चों। और इसके अंदर ये फॉलोइंग चार रेशियोज कवर होते हैं। पहला है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसे आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, बिकॉज इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी सीओजीएस के नाम से भी जानते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दीजिए, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल आएगा। ये रेशियो टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। ये रेशियो जितना ज़्यादा टाइम्स होगा उतना अच्छा है बिजनेस के लिए। किसका मतलब होता है कि बिजनेस जो है अपने स्टॉक को उतना ही ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। यानी स्टॉक क्लियरिंग काफ़ी अच्छी है। कम रहेगा तो स्टॉक क्लियरिंग में टाइम लग रहा है। दूसरा रेशियो है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसे हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, बिकॉज डेटर्स जो होते हैं आपके और बिल रिसीवेबल दोनों मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल ही बनता है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन, जिसे हम नेट क्रेडिट सेल कहते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो भी क्रेडिट सेल होती है तो ही डेटर्स आते हैं। अगर कैश सेल्स करते रहोगे तो डेटर कभी होंगे ही नहीं। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स यानी एवरेज डेटर्स। क्लियर बच्चों। तीसरा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, या आप इसे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल, नेट क्रेडिट परचेजेस। जिस तरह से क्रेडिट सेल की वजह से डेटर आते हैं, वैसे ही क्रेडिट परचेज की वजह से क्रेडिटर हुआ करते हैं। अगर क्रेडिट परचेज ही ना हो तो क्रेडिटर भी नहीं होंगे, ठीक है। एवरेज ट्रेड पेबल्स से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ये सभी रेशियोज हाई रहने अच्छे रहते हैं। अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हाई है, इसका मतलब आपको डेटर से पैसा मिलने में देरी नहीं लगती है, आप ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर पाते हैं, जल्दी पैसा कलेक्ट कर पाते हैं फ्रॉम योर डेटर्स। पैसा बाउंड नहीं रहता है, पैसा आपका फंसा हुआ नहीं रहता है डेटर्स में, ठीक है, ब्लॉक्ड नहीं रहता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का हाई रहना भी अच्छा होता है। किसका मतलब अपने क्रेडिटर को जल्दी पे कर पा रहे हैं, उन्हें उनसे आप और उधार आप ले सकते हैं, क्योंकि आप उनका टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है, कितना ज़्यादा आप सेल कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू योर वर्किंग कैपिटल। तो अगर ये ज़्यादा निकल कर आता है तो इसका मतलब अपनी वर्किंग कैपिटल को सही यूटिलाइज कर रहे हैं, आपकी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली आपके लिए काम कर रही है, ठीक है बच्चों। ये चारों रेशियो टाइम्स में निकल कर आते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहा जाता है। अब आइए इनसे जुड़े फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बात की जाएगी वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीओजीएस भी कहते हैं। इसका सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपने क्लास 11th में भी करा था, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, यानी कि कैश परचेज क्रेडिट परचेज दोनों जोड़ दीजिए और परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए तो आपकी नेट परचेज आ जाती है, यानी टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आप एक्सपेंसेस डालते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए, जैसे वेजेस, फ्रेट, कैरेज या कैरेज इनवर्ड, ये सब माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है बच्चों। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, याद रखिएगा। नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस होते हैं। इसी का दूसरा फॉर्मूला एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है कि आपने परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया है और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो एडजस्टेड परचेज आ चुकी है। इसलिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री लेते ही नहीं है जब एडजस्टेड परचेज ली जाती है, बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए। तीसरा फॉर्मूला है रेवेन्यू ऑपरेशन यानी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो वो रेवेन्यू ऑपरेशन यानी नेट सेल में ग्रॉस लॉस प्लस हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री जोड़िए अपॉन 2 कर दीजिए, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। अगर बिजनेस को पहला ही साल हुआ है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री मान लीजिएगा, ठीक है। अपॉन 2 मत करिएगा उस केस में, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत काम की बात है। क्रेडिट सेल यानी नेट क्रेडिट सेल निकालनी है तो टोटल सेल में से बस केवल कैश सेल्स माइनस कर दीजिए, आपकी क्रेडिट सेल आ जाएगी या नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। और याद रखिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही होता है नेट सेल्स,
तो उसमें ऑलरेडी सेल रिटर्न माइनस होता है। लेकिन अगर टोटल सेल दे रखी है तो उसमें से सेल्स रिटर्न भी माइनस करिएगा और कैश सेल्स भी माइनस करिएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यानी एवरेज डेटर्स यानी कि ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2 या ओपनिंग डेटर प्लस बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस बी आर अपॉन 2, इससे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल आता है। क्रेडिट परचेज जाननी है तो टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न, जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दीजिए और कैश परचेज माइनस कर दीजिए, आपकी नेट क्रेडिट परचेज आ गई। एवरेज ट्रेड पेबल निकालना है तो ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल जोड़ दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए। और ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल। अगर बिजनेस का पहला ही साल है तो जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल होते हैं वही आपके एवरेज ट्रेड पेबल बन जाते हैं। बिजनेस का पहला ही साल है या इन्फॉर्मेशन में लैकिंग है तो क्लोजिंग डेटर्स को या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मान लीजिएगा, क्लोजिंग ट्रेड पेबल को ही एवरेज ट्रेड पेबल मान लीजिएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही एवरेज इन्वेंट्री मान लीजिएगा, अपॉन 2 मत करिएगा। ठीक है बच्चों। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल मैंने आपको बताया था, क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों जोड़ के बनता है। ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल डेटर और बिल रिसीवेबल के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, ट्रेड पेबल क्रेडिटर और बिल पेबल के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। तो ये सारे के सारे रेशियो परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं, यानी एज अ परसेंट ऑफ 100 एक्सप्रेस किए जाते हैं। पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। चौथा फॉर्मूला नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट नॉर्मली वो आफ्टर टैक्स होता है मगर टैक्स दे ही नहीं रखा होता, लेकिन दे रखा होगा तो माइनस जरूर करिएगा, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। पाँचवें के बारे में बात करने से पहले मैं इन चारों के बारे में बता दूं, ये चारों के चारों रेशियो नेट सेल पे निकाले जाते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकाले जाते हैं। इन चार में से 3 रेशियो का हाई रहना अच्छा रहता है, एक रेशियो का लो रहना अच्छा रहता है, एंड दैट इज सेकेंड रेशियो, क्योंकि वो ऑपरेटिंग कॉस्ट से जुड़ा हुआ रेशियो है, तो कॉस्ट जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है, दैट्स वाई। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा है, नेट प्रॉफिट जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा है ना बच्चों। और ये चार रेशियो किस में निकाले जाते हैं, ऑन नेट सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ 100 यानी परसेंट में निकाले जाते हैं। पांचवा वाला जो रेशियो है निकाला तो ये भी परसेंटेज में जाता है, बट इसको हम नेट सेल पे नहीं निकालते, हम इसको कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो याद ही है, ये वही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया जाता है, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देते हैं और इंटू 100 कर दिया जाता है। ये हो गए हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्लियर बच्चों। अब इनसे जुड़े हुए फॉर्मूलेज देख लीजिए। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दीजिए। अगर कॉस्ट बढ़ी है तो अंडरस्टूड है वो ग्रॉस लॉस होगा, तो उस केस में कॉस्ट में से रेवेन्यू ऑपरेशन यानी नेट सेल को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए जो हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं वो ये है कि अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसे हम कॉर्फो यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए, या फिर अपने रेवेन्यू ऑपरेशन एंड नेट सेल में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करिए, रेवेन्यू ऑपरेशन एंड नेट सेल में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करिए, आप दोनों ही केस में पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालनी है तो नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दीजिए। सेम लॉजिक कि जब नेट सेल में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस किया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आई थी, अब नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल रहे हो तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। नेट प्रॉफिट से निकालना है तो थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, बिकॉज नेट प्रॉफिट में तो हर तरह की इनकम इंक्लूड होती है, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग। तो नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा दीजिएगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वापस प्लस कर दीजिएगा, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 तरह से निकाला जाता है, पहले तो सेल से निकाल सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करके, ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही माइनस करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग नेचर की चीज़ों को रिवर्स करना है, एक्सपेंस प्लस करना है और इनकम माइनस करनी है। अब जैसा मैंने आपको नेट प्रॉफिट के बारे में बताया, ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल रहे तो हर तरह का एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, चाहे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग।
जिन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को ही माइनस कर सकते हैं। ऐसे ही इनडायरेक्ट इनकम में आपकी ऑपरेटिंग इनकम जो कि नॉर्मली हुआ नहीं करती है बट डिस्काउंट रिसीव और कमीशन रिसीव को इसमें हम काउंट करते हैं, एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों को ही प्लस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आप ग्रॉस प्रॉफिट से तो ऐसे निकालेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालना है तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय हमने कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को टच नहीं किया होगा। लेकिन हमें नेट निकालना है तो इनको भी माइनस और इनको भी प्लस करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद होते चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बहुत मुश्किल होगी इनको याद करने में। वेरी इजी टू लर्न एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और जब अंडरस्टैंड ईजिली हो जाएगा तो लर्न भी ईजिली हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आप काउंट कर सकते हैं, एक वर्ड मैंने बना रखा है ग्रिड। ग्रिड याद रख लीजिए, आपको याद रहेगा। अब मैं ग्रिड की फुल फॉर्म बता देता हूँ। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तो ये ग्रिड वर्ड आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर आता है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिन्हें अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, ऐसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अब नॉर्मल गेन या नॉर्मल इनकम भी कह सकते हैं। इनके अंदर आपका डोनेशन, चैरिटी, ये सब आता है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन और डिवेंचर्स आता है। लॉस बाय फायर और थेफ्ट आता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट आता है। इसको मैंने दिल के नाम से याद रखा हुआ है, DILL, दिल। ठीक है बच्चों, ग्रिड दिल। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ग्रिड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिल। ग्रिड का G है आपका गेन ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट, R रेंट रिसीव, I इंटरेस्ट रिसीव, D डिविडेंड रिसीव। और दिल का D है डोनेशन, चैरिटी, I से इंटरेस्ट पेमेंट्स, L से लॉस बाय फायर और थेफ्ट या फिर लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा ये ग्रिड और दिल। अब आ जाइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेकर नेट प्रॉफिट तक के सीक्वेंस पे। ये सीक्वेंस आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चों, इस सीक्वेंस को ध्यान रख लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड्स हटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस सीक्वेंस को दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लीजिए, याद हो जाएगा। रेवेन्यू ऑपरेशन में से केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी तो ऐसे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हटा दीजिए। ठीक है, जो भी गुड्स आपने बेचे हैं उसको आप हटा दीजिए, तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाइए ग्रॉस प्रॉफिट से तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हर तरह के एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए बचे हुए, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो भी प्लस कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट पे। इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा बच्चों। बच्चों डेटर से जुड़ा हुआ या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से जुड़ा हुआ एक चीज़ होती है डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि आपको डेटर से पैसा मिलने में कितना टाइम लग रहा है। दैट इज कॉल्ड डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड, या सिंपली कलेक्शन पीरियड भी कह सकते हैं या एवरेज टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। तो ये मंथ्स में, डेज में और वीक्स में निकाल सकते हैं। मंथ्स में निकालना है तो 12 को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। डेज में निकालना है तो 365 को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। और वीक्स में निकालना है तो 52 को ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। जिस तरह से एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है वैसे ही एवरेज पेमेंट पीरियड होता है, यानी आप क्रेडिटर को पेमेंट करने में कितना टाइम लगाते हैं उन्होंने एवरेज। याद रखिए कलेक्शन पीरियड जितना लो होगा, पेमेंट पीरियड जितना लो होगा उतना अच्छा होता है। सेम फॉर्मूले हैं, बस नीचे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ जाता है इंस्टेड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये भी डेज, मंथ्स और वीक्स में निकाल सकते हैं। कुछ ना कर रखा हो तो आप मंथ्स में ही निकालिएगा। क्लियर बच्चों, है ना आसान सी चीज़। और कलेक्शन पीरियड हो या पेमेंट पीरियड, दोनों का कम रहना ही अच्छा होता है। यहाँ मैं ये बात और बता दूँ, जितना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हाई होगा कलेक्शन पीरियड उतना ही कम होगा। जितना ही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कम होंगे उतना ही कलेक्शन पीरियड हाई हो जाएगा। अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये बहुत 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 काम की है। वो क्या काम की है देखिए। ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट तो ठीक है, कॉस्ट का 25% यानी 25/100 इंटू कॉस्ट। लेकिन सेल का वो 25/125 हो जाएगा।
कॉस्ट का 25/100, सेल का 25/125। मैंने नीचे 100 में रेट प्लस कर दिया। कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए नीचे 100 प्लस रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। छोटे से बड़े पे जाने के लिए नीचे प्लस करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कॉस्ट छोटा है, सेल बड़ा है, तो छोटे पे से बड़े पे जाने के लिए नीचे प्लस किसको? रेट को। ऐसे ही देखिए 20% ऑफ कॉस्ट, तो 20/100 हुआ कॉस्ट का, लेकिन 20/120 सेल का। वही कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए 100 प्लस रेट करते हैं नीचे। ऊपर तो रेट ही रहता है नीचे, लेकिन नीचे 100 प्लस रेट आ जाता है अगर आपको कॉस्ट से सेल पे जाना है। तो कॉस्ट के लिए तो नीचे 100 आएगा, मगर सेल के केस में नीचे 100 प्लस रेट आ जाएगा। क्लियर बच्चों? और एग्जांपल देख लीजिए, 33 1/3% ऑफ कॉस्ट, यानी 33.33 अपॉन 100, लेकिन नीचे आ जाएगा 33/133 इंटू RFO, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट पे था, यहाँ पे RFO पे है, तो नीचे 100 प्लस रेट हो गया। और मैं बता दूँ आपको 33.33 और 133.33 1:4 होते हैं, ये 1:3 होता है, तो ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/4 है। तो कभी भी आप इनकी कैलकुलेशन में घबराइएगा मत। अब उसी लॉजिक से सोचिए, 50% ऑफ कॉस्ट है तो 50/100 इंटू कॉस्ट, और 50/150 इंटू सेल्स, यानी RFO। कॉस्ट से सेल पे जाना है तो आपको नीचे प्लस रेट का 100 प्लस रेट करना है, यानी जब भी आपको कॉस्ट से सेल्स पे जाना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट करिएगा, ऊपर तो रेट रहेगा ही रहेगा। उसी तरह से जब भी आपको सेल से कॉस्ट पे जाना हो परसेंटेज वाइज, ऊपर तो रेट ही रहेगा, नीचे 100 माइनस रेट हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए। क्लियर? आइए, ये सारी ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज किस पे थी बच्चों? कॉस्ट पे, और हमने कन्वर्ट किया सेल पे। अब मैं ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी होगी सेल पे, और हम कन्वर्ट करेंगे कॉस्ट पे। ये देखिए बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट अगर सेल का 25% है, तो नीचे देखिए कॉस्ट का 25/75 हो गया। क्यों? यहाँ तो अपॉन 100 ही रहा, लेकिन नीचे 100 माइनस रेट हो गया। 20 है तो ये 20/100 रहा, लेकिन 20/80 हो गया कॉस्ट पे जाते समय, 100 माइनस रेट। 33 1/3%, यानी 33.33। सेल का तो 100 ही रहा, लेकिन कॉस्ट का जाने के लिए 100 माइनस 33.33 कर दिया, यानी 66.67। 50 है सेल का, तो 50/100 ही रहा सेल के लिए, लेकिन कॉस्ट के लिए 50/50 हो गया, 100 माइनस रेट। तो जब भी परसेंटेज को सेल्स टू कॉस्ट में जाएंगे, तो आपको क्या करना है बच्चों? सेल्स टू कॉस्ट में जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे, सेल्स टू कॉस्ट में आपको ऊपर तो रेट ही रखना है, नीचे 100 माइनस रेट करना है, इनटू जो भी दे रखा होगा। ठीक है बच्चों? क्लियर है चीज़? कुछ और बातें समझ लीजिए, काम की हैं। आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी अगर आप इन छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं। तो 1/3 होता है 33 1/3%, जिसको हम 33.33 अपॉन 100 कहते हैं, यानी 1/3। 2/3 होता है 66.67%, यानी 66.67/100, यानी 2/3। 4/3 होता है 133.33%, यानी 133.33/100, यानी 4/3। 5/3 होता है 166.67%। 3/3 100% होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। 4/3 133, 5/3 166.67 अपॉन 100, यानी 5/3। ठीक है बच्चों? आप ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं, तो आपको बता दूं 33.33 अपॉन 133.33 होता है 1/4। इसकी टर्म में एग्जैक्टली 4 टाइम आता है। और ऐसे ही ये जो है 2/5 का रेशियो होता है, ये 33.33 इंटू 2 होता है, और ये 33.33 इंटू 5 होता है। बहुत काम आएगा, बहुत ईजिली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? फाइनली बच्चों ये चीज़ और समझ लीजिए, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। टाइम्स और टाइम्स मोर के बीच का फर्क समझ लीजिए। अगर लिखा है 2 टाइम्स, तो छोटी वाली चीज़ तो x रहेगी, बड़ी वाली चीज़ 2x हो जाएगी। लेकिन अगर लिखा है 2 टाइम्स मोर, तो छोटी वाली चीज़ तो x ही रहेगी, मगर बड़ी वाली चीज़ 3x हो जाएगी। तो 2 टाइम्स मतलब x और 2x, 2 टाइम्स मोर का मतलब x और 3x। क्लियर बच्चों? तो ये तो हो गए बच्चों जो मैंने रेशियोज़ के और उनसे जुड़े हुए फॉर्मूलेज का एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं क्वेश्चंस के भी वीडियो डालूंगा, बट आई डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले ढंग से समझ लिए तो वो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। और आपको कैसी भी दिक्कत आए बच्चों, आप मुझे मैसेज करिए, मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वो अपनी उस क्वेरी को डाल दीजिए, मैं पक्का उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, चाहे तो मैसेज के थ्रू, चाहे तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के
मैं आप लोगों की हेल्प जरूर 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 करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।